हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आए हो आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं अपनी वेब टेक्नोलॉजी की यूनिट नंबर 5 को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट देखेंगे विथ 3 ईयर पीवाईक्यूज क्वेश्चंस। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सर्वलेट के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से AQ2 के 2020-21 21-22 और 22 यानी पिछले लगातार 3 साल से यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। और एक टॉपिक है जो कि JSP, यहाँ से भी पिछले 3 साल से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। AQ2 2020-21 21-22 एंड 22-23 में भी पूछा गया था। तो हम सर्वलेट्स के बारे में कंप्लीट देखेंगे, JSP के बारे में भी कंप्लीट देखेंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ये यूनिट आपकी काफी अच्छे से हो जाएगी। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सर्वलेट्स एंड विद इट्स लाइफ साइकिल। बेसिकली सर्वलेट्स क्या होता है और उसकी लाइफ साइकिल किस तरीके से वर्क करती है। पहला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? सर्वलेट्स आर द जावा प्रोग्राम दैट रन ऑन द जावा इनेबल्ड वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर। जावा जो हमारा सर्वलेट्स है वो क्या है? जावा का प्रोग्राम है जो रन करता है जावा इनेबल वेब सर्वर्स पर या किसी भी एप्लीकेशन सर्वर पर हम उसको रन करते हैं। सिंपल समझ आ गया आपको कि सर्वलेट्स क्या एक जावा प्रोग्राम है। अभी किस तरीके से वर्क करता है? दे आर यूज टू हैंडल द रिक्वेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम द वेब सर्वर्स, प्रोसेस द रिक्वेस्ट, प्रोड्यूस द रेस्पॉन्स एंड द सेंड अ रेस्पॉन्स टू द वेब सर्वर। अब सर्वलेट्स किस तरीके से वर्क करता है? सर्वलेट्स के पास रिक्वेस्ट आती है, जो भी हमारा वेब सर्वर होता है वो सर्वलेट्स को रिक्वेस्ट भेजता है। सर्वलेट जो भी हमारी रिक्वेस्ट आई उसको समझेगा कि रिक्वेस्ट हमारी है क्या, फिर उस रिक्वेस्ट को समझने के बाद जो भी हमारा वर्क होगा उसको समझेगा कि मुझे डेटाबेस से ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो डेटाबेस से वो इन्फॉर्मेशन लाएगा और अपना क्या कर देगा, एक रेस्पॉन्स जनरेट कर देगा। रेस्पॉन्स जनरेट करके जो हमारा सेंड कर देगा किसको? वेब सर्वर पर। जो हमारा वेब सर्वर है वहां हमें वो विजिबल हो जाएगा। इस तरीके से हमारा सर्वलेट्स वर्क करता है। टेकिंग एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रोम ब्राउजर पे कुछ भी सर्च करते हैं कि वेब टेक्नोलॉजी सिलेबस आपको सर्च करना है, तो वहां आपने सर्च किया तो वो किसके पास जाएगी? जो रिक्वेस्ट गई वो वेब सर्वर की जो रिक्वेस्ट है वो किसके पास गई? सर्वलेट के पास गई। सर्वलेट के पास जाके सर्वलेट ने क्या करा? उसको प्रोसेस किया कि क्या जो हमारा यूजर है वो क्या चाह रहा है। यूजर क्या चाह रहा है? वेब टेक्नोलॉजी का सिलेबस। तो उसने क्या किया? डेटाबेस से इंटरेक्ट करके जो वेब टेक्नोलॉजी का सिलेबस है वो एज अ रेस्पॉन्स जनरेट किया। और रेस्पॉन्स जनरेट करने के बाद उसने कहाँ भेज दिया? वेब सर्वर पर उसको सेंड कर दिया। अब वेब सर्वर पे जब सेंड कर दिया तो हमें क्या आ जाता है? हमारा स्क्रीन है हमारे सामने, वो सब उसके ऑप्शंस आ जाते हैं, जहां पे भी वेब टेक्नोलॉजी का सिलेबस होगा उससे रिलेटेड जो भी हमारी इंफॉर्मेशन डेटा होगा वो हमें विजिबल हो जाता है। इस तरीके से हमारा सर्वलेट वर्क करता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि सर्वलेट हमारा किस तरीके से वर्क करता है। सर्वलेट वर्क ऑन द सर्वर साइड। सर्वलेट कहाँ वर्क करता है? सर्वर साइड पे वर्क करता है। एक हमारी क्लाइंट साइड होती है, एक हमारी सर्वर साइड होती है। क्लाइंट साइड हमारी यूजर की साइड होती है, सर्वर साइड जो भी हम सर्वर्स पे वर्क करते हैं, यानी जो हमारा सर्वलेट है वो डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए जो भी हमारा डेटाबेस से रिलेटेड वर्क है वो कौन करता है? हमारा सर्वलेट्स करता है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब इस डायग्राम के थ्रू आप समझ पाएंगे कि सर्वलेट्स हमारा किस तरीके से वर्क करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी हमारा वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट किसको भेजेगा? अब रिक्वेस्ट भेजने के लिए हमारे पास HTTP प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो हम अभी आगे देखेंगे। कुछ HTTP प्रोटोकॉल्स का यूज कर हम अपनी जो रिक्वेस्ट है उसको सर्वर के पास भेजते हैं। ब्राउजर से रिक्वेस्ट HTTP सर्वर्स के पास आई, फिर वो जो रिक्वेस्ट है वो किसके पास सेंड होगी? सर्वलेट के पास सेंड होगी। सर्वलेट ने उस रिक्वेस्ट को समझा और उससे देखा कि क्या डेटा चाहिए, फिर उसने डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करा, जो भी डेटा चाहिए एज एन उसने रेस्पॉन्स अपने पास रख लिया। फिर रेस्पॉन्स के थ्रू फिर उसको किसको सेंड कर दिया? HTTP सर्वर्स को। फिर HTTP सर्वर्स जो भी रेस्पॉन्स हमारे पास सर्वलेट से आया वो ब्राउजर पे को भेज देगा। अब ब्राउजर हमें विजिबल कर देगा। ठीक है, ये हमारा आई होप आपको डायग्राम क्लियर होगा कि किस तरीके से इसकी वर्किंग हो रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? सर्वलेट्स आर हेल्प टू क्रिएट डायनामिक वेब कंटेंट। सर्वलेट्स हमारा हेल्प करता है डायनामिक वेब कंटेंट क्रिएट करने के लिए। जैसे कि वेबसाइट्स होती है, वेबसाइट पे बहुत ज्यादा डायनामिक कंटेंट होता है। डायनामिक कंटेंट यानी कि आप बटन पे होवर करें तो आप दूसरे वेब पेज पे पहुंच जाए, या आप इस पे होवर करें तो आप यहाँ आ जाए। इस तरीके का कोई भी हमारा कंटेंट होता है ये डायनामिक कंटेंट होता है। तो डायनामिक कंटेंट जो हम करते हैं वो किसकी हेल्प से कर पाते हैं? सर्वलेट्स की हेल्प से वो क्रिएट कर पाते हैं। इट इज मोर एफिशिएंट देन ओल्डर CGI स्क्रिप्ट। सर्वलेट से पहले हम CGI स्क्रिप्ट जो है हम वो यूज करते थे, लेकिन आज के टाइम हम CGI स्क्रिप्ट को यूज नहीं करते, क्योंकि वो हमारी क्या है, कोई भी वो एफिशिएंट वे नहीं है, यानी वो इतनी फास्ट नहीं है, वो इतनी इतनी अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाती। तो आज के टाइम CGI को किसने रिप्लेस कर दिया? हमारा सर्वलेट ने उसे रिप्लेस कर दिया है।
आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से हमारा सर्वलेट्स वर्क करता है, सर्वलेट्स है क्या। ठीक है, अब देखेंगे हम लाइफ साइकिल। सर्वलेट्स की लाइफ साइकिल क्या होती है। सर्वलेट की लाइफ साइकिल में हमारे 3 प्रोसेसेस होते हैं, इनिट, सर्विस एंड डिस्ट्रॉय। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको अपने एक फ्रेंड से बात करनी है, तो आप सबसे पहले आपका इनिशियल स्टेप क्या होगा। जब आप अपने फ्रेंड को बात करना चाहते हैं तो सबसे पहला आपका इनिशियल स्टेप होगा, आपके पास उसका नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास उसका नंबर होगा, आप उसको कॉल करेंगे। आप कॉल करने के लिए आपको एक सर्विस चाहिए, जैसे कि हमें नेटवर्क चाहिए। नेटवर्क क्या है, वही सर्विस ही है। जैसे एयरटेल हो गया, आपको सर्विसेज तो प्रोवाइड कराता है, तो आपको एक सर्विस चाहिए जिसके थ्रू आप उसको कनेक्ट कर सकें। फिर आपके पास अगर सर्विस अवेलेबल है तो आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे, आप बात कर लेंगे जो भी आपको बात करनी है अपने फ्रेंड से बातचीत करके। जब आपकी बात खत्म हो जाएंगे, आप कॉल को कट कर देंगे, तो इसका मतलब वो डिस्ट्रॉय। तो जो मैंने आपको स्टेप्स बताई कि एग्जाम्पल के थ्रू आप इन स्टेप्स को समझ सकते हैं। इनिट यानी मुझे अपने फ्रेंड का नंबर फाइंड हो गया है, ठीक है। सर्विस यानी उसके कनेक्शन के लिए मुझे एक सर्विस अवेलेबल चाहिए जिससे मुझे कनेक्टिविटी मिल सके ताकि मैं अपने दोस्त से बात कर सकूं। डिस्ट्रॉय, जब आपकी बात खत्म होगी तो आपने कॉल को कट कर दिया, इसका मतलब वो लाइफ साइकिल क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो गई। आई होप आपको क्लियर होगा। अब ये डायग्राम में मैंने यही लिखा हुआ है, सबसे पहला हमारा होता है इनिट। इनिट यानी इनिशियल स्टेप्स होता है। अब अगर हम सर्विस की बात करें तो सर्विस में हमारा क्या आता है, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, कि हमें जो सर्विस कौन सी चाहिए वो भी तो आपको बताना पड़ेगा ना, कि आपको कौन सी सर्विस चाहिए, क्या चाहिए। तो आपको सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद आपको रेस्पॉन्स मिलता है। अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे एयरटेल की सर्विसेज चाहिए तो आपको एयरटेल रेस्पॉन्स देगा। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे एयरटेल की नहीं चाहिए, मुझे जियो की चाहिए, तो आप जियो के लिए, जियो की सर्विस के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो आपको रेस्पॉन्स भेजेगा। तो रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स हमारा कहाँ वर्क करता है, सर्विसेज के अंदर वर्क करता है। अब उसके बाद डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय यानी आपकी इस लाइफ साइकिल, जो भी आपका वर्किंग प्रोसेस था वो खत्म हो गया, तो आपने कॉल को एंड कर दिया, तो डिस्ट्रॉय। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से होता है। अब हम इन्हें डिटेल्स में देखेंगे कि जो हमारे 3 ये इनिट, सर्विस एंड डिस्ट्रॉय किस तरीके से वर्क करते हैं या ये होते क्या है। पहला क्या है हमारा इनिट। इनिट में क्या लिखा हुआ है, द इनिट मेथड इज कॉल्ड वंस ओनली वंस। इनिट को आप बार बार, जब भी आप लाइफ साइकिल के अंदर बात करेंगे तो इनिट को आपको एक बार ही कॉल करना पड़ेगा। इनिशियली आपको एक बार नंबर मिल गया तो सब चीजें ऑटोमेटिकली होती रहेंगी, तो इनिट सिर्फ और सिर्फ एक बार ही कॉल करते हैं हम। क्रिएटेड ओनली व्हेन द सर्वलेट क्रिएटेड। इनिट जब भी क्रिएट होगा जब हमारा सर्वलेट्स पहले से क्रिएट हो चुका है, तभी आप इनिशियल अपने स्टेप्स आगे बढ़ा सकते हैं। द इनिट मेथड मस्ट कंप्लीट सक्सेसफुली बिफोर द सर्वलेट कैन रिसीव एनी रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। यानी जो हमारा सर्वलेट्स है, यानी जो हमारी सर्विस है, उसकी रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स से पहले हमारा इनिट जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म होता है। इसमें ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ, व्हेन द सर्वलेट इज फर्स्ट रिक्वेस्टेड, जब सर्वलेट फर्स्टली रिक्वेस्ट करता है, द कंटेनर क्रिएटेड एन इंस्टेंस ऑफ द सर्वलेट क्लास। यानी जब आप इनिशियली, जब यहाँ आप रिक्वेस्ट करते हैं, फर्स्टली रिक्वेस्ट करते हैं सर्वलेट पे, तो क्या करता है, एक हमारा कंटेनर क्रिएट हो जाता है जिसके अंदर हमारी सर्वलेट क्लास होती है। सर्वलेट क्लास के अंदर क्या होता है, जो भी अपने इनिशियली स्टेप्स हैं वो उसके अंदर होता है कि आप इनिट के अंदर क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, आफ्टर क्रिएशन द सर्वलेट कंटेनर कॉल द इनिट मेथड टू इनिशियलाइज द सर्वलेट। वही जब हमारी क्लास सर्वलेट्स जो हमारी क्रिएट हो गई, उसके बाद हमारा क्या होता है, हम उसको कॉल करते हैं इनिट मेथड को, और जो भी हमें वर्क करना होता है हम वो कर पाते हैं। दिस फेज इज यूज टू सेट अप रिसोर्सेज लाइक डेटाबेस कनेक्टिविटी। अब ये हमारा बेसिकली इनिशियल स्टेप है क्या, कि हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचाने के लिए हमारी ये इनिशियल स्टेप है। यानी हमें डेटाबेस से अपना डेटा चाहिए, तो डेटाबेस से डेटा कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए जो हमारे सेटअप होता है वो कौन क्रिएट करता है, हमारा इनिट क्रिएट करता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि इनिट जो है वो हमारा किस तरीके से वर्क करता है, या इनिट हमारा होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सर्विसेज। अब सर्विसेज काफी इजी है, सर्विसेज हमारी भी नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया, इसी तरीके से यहाँ सर्विसेज वर्क करती हैं। अब करते क्या है, द सर्विसेज मेथड इज कॉल्ड ओनली आफ्टर द इनिट। सर्विसेज को आप जब भी कॉल कर सकते हैं जब आपका इनिट ऑपरेशन पूरा कंप्लीट हो गया हो। क्या आपको बिना कॉल मिलाए आप बात कर सकते हैं, नहीं ना। तो इसी तरीके से पहले आपको इनिट यानी इनिशियल स्टेप आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सर्विसेज को कॉल कर सकते हैं। दिस इज द मेन मेथड टू परफॉर्म द एक्चुअल टास्क। अब जो एक्चुअल टास्क परफॉर्म करना है वो हमारा सर्विसेज के अंदर ही आता है, क्योंकि अगर आपके पास सर्विसेज नहीं होंगी तो आप वो जो एक्चुअल टास्क, जो कनेक्टिविटी है वो आपको मिल नहीं पाएगी। नेक्स्ट में क्या है, इट चेक द एचटीटीपी रिक्वेस्ट टाइप। ये क्या करता है, जब आपके पास, मैंने आपको बताया, जब आपके पास रिक्वेस्ट आएगी तो वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स यूज करता है, गेट पोस्ट, जो हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो वो चेक करता है कि जो हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है
वो कौन से मेथड है, वो गेट मेथड है, पोस्ट है, पैच है, पुट है, डिलीट है, काफी सारे होते हैं। तो उसमें से सेलेक्ट करता है कि कौन सा टाइप है, उस टाइप को समझकर वो रेस्पॉन्स क्रिएट करता है। दिस फेस इज रिपीटेडली फॉर एवरी रिक्वेस्ट। जब भी नई नई बार बार रिक्वेस्ट आएगी तो हर बार ये सर्विसेज हमारा रिपीटेडली होगा, रिपीटेडली परफॉर्म करेगा। ये होता है हमारा सर्विसेज। थर्ड क्या होता है हमारा डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय तो काफी इजी है, एज द नेम सजेस्ट कि हमारा वहां जो भी हमारी लाइफ साइकिल, सर्वलेट की लाइफ साइकिल होती है वो हमारी क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। और डेस्ट्रॉय को जब हमारा सारा काम हो जाता है तो एक बार ही हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं। इसमें यही लिखा हुआ है, दिस मेथड इज यूज टू रिलीज रिसोर्सेज लाइक क्लोजिंग डेटाबेस कनेक्टिविटी। ये हमारा मेथड किस चीज के लिए वर्क करता है, जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उनको रिलीज करने के लिए। आप जैसे कि एंड कर देते हैं कॉल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर आपने एंड कर दी कॉल, इसका मतलब क्या है कि जिस फ्रेंड से आप बात कर रहे हैं उसकी रिसोर्सेज को आपने फ्री कर दिया, यानी उस फ्रेंड्स को आपने फ्री कर दिया, उसके बाद कोई भी उससे आके बात कर सकता है। यही बात है। अगर आप जब तक बात करें क्या कोई और बात कर सकता है, नहीं बात कर सकता। तो इसी तरीके से यहाँ होता है कि जब आप डेटाबेस की कनेक्टिविटी आपको मिल गई है, जब आपका काम हो गया, तो आप डिस्ट्रॉय लाइफ साइकिल के अंदर जो लास्ट स्टेप है उसको आप परफॉर्म करेंगे, जिससे डेटाबेस की कनेक्टिविटी और कोई भी अचीव कर सकता है। तो ये होते हैं हमारे 3 इनिशियल स्टेप्स, इनिट, सर्विस एंड डिस्ट्रॉय। आई होप आपको क्लियर होंगे कि सर्वलेट्स का कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा HTTP मेथड्स। HTTP मेथड्स आपको क्लियर हो गया होगा। HTTP मेथड जब हमारा क्लाइंट होता है, क्लाइंट और जो हमारा होता है ये हमारा डेटाबेस होता है। तो क्लाइंट और डेटाबेस के बीच में आप क्लाइंट, जब भी आपको डेटाबेस से कोई भी डेटा चाहिए होगा तो आप उसे रिक्वेस्ट ही तो करेंगे। तो रिक्वेस्ट करने का एक वे होता है, जैसे हम बोलते हैं कि आप किसी से रिक्वेस्ट करो तो बहुत पोलाइट वे में करो। इसी तरीके से जब क्लाइंट डेटाबेस से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो उसे रिक्वेस्ट करने के लिए एक हमारे पास वे होता है, जिसको हम बोलते हैं HTTP मेथड्स, यानी रिक्वेस्ट करने के लिए वे। तो उसके काफी सारे वे होते हैं, जैसे गेट, पोस्ट, पैच, पुट। अब क्या होता है, गेट क्या होता है, टू रिसीव डेटा। सिर्फ आपको डेटा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं तो लाइब्रेरी के अंदर आपको एक स्पेसिफिक बुक है, आपको वो बुक सिर्फ और सिर्फ रीड करनी है। इसी तरीके से हमारा गेट वर्क करता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस से आपको डेटा चाहिए, आपको डेटा के साथ कुछ नहीं करना, कुछ अपडेट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको वो डेटा चाहिए। जैसे कि हमें लाइब्रेरी से बुक चाहिए, इसी तरीके से आपको डेटा चाहिए। तो उस टाइम आप कौन सी HTTP मेथड्स का यूज करेंगे, गेट का यूज करेंगे। पोस्ट का कब यूज करते हैं, पोस्ट का हम यूज करते हैं सेंड और सबमिट करने के लिए। आपको डेटाबेस में कुछ डेटा सेंड करना है, कुछ डेटा सबमिट करना है, आपने कुछ भी न्यू क्रिएट किया है तो आप चाहते हो कि डेटाबेस के अंदर वो सेव हो जाए, तो वहां हम किसका कब यूज करेंगे, पोस्ट मेथड का यूज करेंगे। वही इसमें लिखा हुआ है, टू सेंड और सबमिट डेटा टू द सर्वर यूजुअली टू क्रिएट समथिंग न्यू। जब भी हमें सर्वर पर कोई भी अपना डेटा को सेंड करना हो, डेटा को सबमिट कराना हो, डेटा को सेव करना हो, तो उस टाइम हम पोस्ट मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पैच। पैच हमारा किस तरीके से वर्क करता है, कुछ भी पार्शियली अपडेट करने के लिए। पार्शियली अपडेट यानी कुछ थोड़ा सा अपडेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने इंस्टाग्राम की पोस्ट क्रिएट की, तो पोस्ट क्रिएशन किसका काम हो गया, हमारा पोस्ट मेथड का। पोस्ट मेथड हमारी इंस्टाग्राम की पोस्ट को क्रिएट कर देगा, आपने फोटो अपलोड कर दिया, ठीक है। पैच का, जैसे आपने कैप्शन में कुछ लिखा, कैप्शन में आप लिखते हो, तो कैप्शन में आपने जो लिखा शायद आपने कुछ उसमें मिस्टेक कर दी, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी अपने नेम की, तो आप क्या करोगे, आपको उसमें पार्शियली यानी बहुत थोड़ा सा कुछ चेंज करना है, तो उस टाइम आप कौन सा मेथड का यूज करेंगे, पैच मेथड को उस टाइम आप यूज करते हैं पार्शियली अपडेट करने के लिए। आपको पूरी इंस्टाग्राम की पोस्ट अपडेट नहीं करनी, सिर्फ थोड़ा पोर्शन अपडेट करना है, तो उस टाइम पैच मेथड का यूज करेंगे। इसमें यही लिखा हुआ है, टू पार्शियली अपडेट डेटा टू द सर्वर, कि सर्वर के अंदर जो डेटा है उसको पार्शियली अपडेट करने के लिए हम पैच मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पुट। पुट क्या होता है, टू अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा ऑन द सर्वर। अब पूरी पोस्ट को आपको चेंज करना है, पूरी पोस्ट को अपडेट करना है, तो आप उस टाइम कौन से मेथड का यूज करेंगे, पुट मेथड का यूज करेंगे। आपको कोई स्पेसिफिक कैप्शन नहीं अपडेट करना, पूरी पोस्ट को अपडेट करना है, यानी पूरे डेटा को, जब भी हमें एग्जिस्टिंग डेटा को पूरे को अपडेट करना हो तो उस टाइम हम पुट का यूज करेंगे। आई होप ये आपको चारों क्लियर होंगे, गेट, पोस्ट, पैच एंड पुट। लास्ट आता है हमारा रिमूव। रिमूव सिंपली आपको कोई भी डेटा डिलीट करना सर्वर के अंदर, तो उस टाइम आप रिमूव का यूज करेंगे। तो ये हमारे 5 मेथड HTTP मेथड्स होते हैं जो हम वाइडली यूज करते हैं अपने सर्वर पर रिक्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होंगे। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है रीडायरेक्टिंग रिक्वेस्ट टू द अदर रिसोर्सेज। रीडायरेक्ट करना अपनी रिक्वेस्ट को अदर रिसोर्सेज पे। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप
आपको अगर हमारे नोट्स को परचेज करते हैं तो आप रेजर पे जाते होंगे, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता है, आप वहां पे क्लिक करते हैं, आप रेजर पे पहुंच जाते हैं। आप रेजर पे जो भी उनकी क्वेरीज होती है आप उनको फिल करते हैं, जो भी पेमेंट का डिटेल्स होता है उनको आप पूरे कंप्लीट करते हैं। आप उनको कंप्लीट करेंगे, कुछ सेकंड रुकेंगे तो वो क्या होता है, एकदम आपको रिडायरेक्ट कर देगा नोट्स पे। एकदम आप नोट्स के सेक्शन पे आ जाएंगे। जैसे आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे तो वैसे आप नोट्स के सेक्शन पे आ जाएंगे और आपको नोट्स क्लियर विजिबल होंगे और आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, यानी जो हमारा यूजर है उसे एक रिसोर्सेज से दूसरे रिसोर्सेज पे स्विच करना, तो उस टाइम हम यूज करते हैं रिडायरेक्टिंग रिक्वेस्ट टू द अदर रिसोर्सेज का। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया रेजर पे का, सेम उसी पर ही हमारा वर्क करता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, रिडायरेक्टिंग अ रिक्वेस्ट इन सर्वलेट्स मीन सेंडिंग द यूजर रिक्वेस्ट टू द अनदर रिसोर्सेज टू हैंडल इट। हमारी जो यूजर की रिक्वेस्ट है, जो हमारी यूजर की रिक्वेस्ट है उसको सेंड करना दूसरे रिसोर्सेज पे, वो कहलाता है हमारा रिडायरेक्टिंग रिक्वेस्ट टू अदर रिसोर्सेज। जैसे हम कहते हैं ना कि पहले मुझे ये काम करना, तुरंत उसके बाद मैं ये काम करूंगा, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे यूजर को स्विच करना दूसरे रिसोर्सेज पे, दैट इज कॉल्ड रिडायरेक्टिंग रिक्वेस्ट। और उसका मैंने आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हमारा रेजर पे का पूरा प्रोसीजर होता है वो हमारा इस पर ही वर्क करता है। जैसे आप पेमेंट के बाद तुरंत रिडायरेक्ट हो जाते हो ना नोट्स पे, तो वो इसी तरीके से वर्क करता है। अब इसके भी हमारे 2 वेज हैं यूजिंग रिक्वेस्ट। अब बेसिकली हमें रिडायरेक्टिंग, जब हम रिक्वेस्ट को रिडायरेक्ट करते हैं तो इसके भी हमारे 2 वेज हैं। पहला होता है हमारा यूजिंग रिक्वेस्ट डिस्पैचर और दूसरा होता है यूजिंग सेंड रीडायरेक्ट। ये हमारा सर्वर साइड होता है, ये हमारा क्लाइंट साइड होता है। सर्वर साइड यानी ये डेटाबेस से रिलेटेड जो भी वर्क है वहां हम इसका यूज करते हैं। क्लाइंट साइड यानी क्लाइंट से इंटरेक्ट करने के लिए, यूजर से इंटरेक्ट करने के लिए हम यूजिंग सेंड रीडायरेक्ट का यूज करते हैं। ये जो हमारा ब्राउजर यूआरएल होता है, आपको पता होगा जो हमारा यूआरएल होता है ब्राउजर का, जब हम इसको यूज करते हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर का, तो वो हमारे ब्राउजर के यूआरएल को चेंज नहीं करता। जबकि अगर हम सेंड रीडायरेक्ट का यूज करेंगे तो ये हमारे क्या करता है, जो हमारा ब्राउजर का यूआरएल है उसको क्या कर देगा, चेंज कर देगा। और उसे चेंज किस में करेगा, जो हमारा टारगेट यूआरएल होगा, जहां हम पहुंचना चाह रहे हैं, उसे उस यूआरएल में हमारे क्या कर देगा, चेंज कर देगा। और आपको मैं बताऊं कि जो हमारा ये सर्वर साइड होता है ये हमारा काफी फास्ट होता है, और जबकि काफी स्लो प्रोसेस होता है। जो हमारा क्लाइंट साइड वर्किंग होती है ना, ये काफी स्लो होती है इंस्टेड ऑफ सर्वर साइड। ठीक है, ये हमारा थोड़ा मैंने इनके बारे में आपको बता दिया, तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा सेशन ट्रैकिंग। अब सेशन ट्रैकिंग पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगी कि सेशन ट्रैकिंग बेसिकली होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ब्राउजर है, यानी हमें, यानी क्लाइंट, और ये हमारा क्या है, ये हमारा सर्वर है। अब क्लाइंट ने हमें सर्वर्स पे जाना है। सर्वर पे मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी R1 कि मुझे कुछ भी एक्सेस करना है, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करना है। तो वहां लॉगिन हुआ, ठीक है, लॉगिन हो गया, मैंने थोड़ा एक्सेस कर लिया, जो मुझे डेटा चाहिए था मैंने वो डेटा, ठीक है, मैंने एक्सेस कर लिया। अब मुझे कोई और डेटा चाहिए, अब मैंने दूसरी रिक्वेस्ट करी R2, सेम यूजर हूं, मैं ही हूं, सेम यूजर ने दूसरी बार रिक्वेस्ट करी। ठीक है, अब ये जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको पता है ये रिक्वेस्ट किससे हो रही है, HTTP मेथड से, जो मैंने आपको बताया गेट, पैच, पुट, ये सब। ठीक है, और आपको मैं बता दूं ये जो HTTP मेथड्स होते हैं ये स्टेटलेस होते हैं, यानी इनकी कोई भी स्टेट नहीं होती। जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट करी तो यहाँ जो हमारा सर्वर है, सर्वर के पास जब मेरी R2 रिक्वेस्ट जाएगी तो सर्वर ये समझ ही नहीं पाएगा कि मैं वही यूजर हूँ, जो मैंने अभी यूजर लॉगिन किया था ना, मैं वही यूजर हूँ, वो समझ ही नहीं पाएगा। जैसे ही मैं जाऊंगी सर्वर पे, वो दोबारा से मुझे एक न्यू यूजर की तरह न्यू यूजर की तरह क्या करेगा, ट्रीट करेगा कि मैं एक न्यू यूजर हूँ। फिर वही मुझे वो सारा प्रोसीजर देगा, पहले वो मुझे लॉगिन देगा, फिर मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद मैं डेटा को फेच कर पाऊंगी। फिर सेम यूजर, मैंने तीसरी बार मुझे कुछ चाहिए होगा, फिर वो मुझे तीसरी बार एज अ न्यू यूजर ट्रीट करेगा, फिर मुझे वही सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि सर्वर ये समझ ही नहीं पा रहा है कि जब एक यूजर ने एक बार लॉगिन कर लिया है तो मुझे समझ जाना चाहिए कि उस यूजर जो है हमारा, वो एक बार मेरे पास आ चुका है, अब वो दोबारा आएगा तो मुझे उसके साथ इतना सब प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, मुझे समझ जाना चाहिए। अब वो क्यों नहीं समझ पा रहे, क्योंकि जो हम रिक्वेस्ट करें उनकी कोई स्टेट ही नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं सेशन ट्रैकिंग का। अगर हम एक और सिनेरियो से समझे, अगर आपको ये नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस सिनेरियो से समझे। एज ए स्टूडेंट मैं हूँ, मुझे एडमिशन लेना है, मैं किसी कॉलेज में गई, वहां मैंने देखा कि मुझे यहाँ एडमिशन लेना है। ठीक है, अब मैंने वहाँ रजिस्ट्रार में गई, रजिस्ट्रेशन जो हमारा होता है, वहां मैंने उनका फॉर्म फिल किया और उन्होंने मुझसे बोला कि अगर आप
आज यानी पिछले एक हफ्ते के अंदर, नेक्स्ट जो 1 वीक आ रहा है, अगर आपने उसके अंदर अपना एडमिशन करा दिया तो हम आपको 20% डिस्काउंट देंगे। ठीक है, 20% डिस्काउंट देंगे। ठीक है, अब मैंने कहा ठीक है, मैं घर पे बातचीत कर आऊंगी, उसके बाद मैं आपको फाइनल बता दूंगी। अब मैं घर पे चली गई। अब मैं 2-3 दिन बाद दोबारा जाती हूँ, सेकेंड टाइम। जब मैं सेकेंड टाइम जाती हूँ वहाँ, तो मैं वहाँ वो मुझे पहचान ही नहीं पाते। वो मुझसे कहते हैं कि आप तो न्यू यूज़र हो, हम तो आपको नहीं जानते। अब अगर मैं न्यू यूज़र हूँ, क्या मुझे ये वाला डिस्काउंट मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। वो तो मुझे जानते ही नहीं, वो तो मुझे दोबारा से नया प्रोसीजर बताएंगे। वो मुझसे कहेंगे कि आपकी फीस इतनी है, आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, और आपको लेना है तो लो, नहीं लेना तो नहीं लो। अब वो मुझसे ऐसे भी बात कर सकते हैं। सेम ही यूजर को अगर वो मुझे पहचान ले, अगर वो मुझे पहचान लेते हैं तो क्या होता? क्या उन्हें इतना प्रोसीजर दोबारा करना पड़ता? वो क्या करते, वो मुझे पहचान लेता और मुझे 20% डिस्काउंट मिल जाता, जिससे मेरा बहुत ज्यादा फायदा हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो मेरे सेशन यानी जो मेरी स्टेट है उसको पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि सेम ही यूजर बार बार आ रहा है। जब भी मैं विजिट कर रही हूँ तो वो मुझे एज अ न्यू यूजर ट्रीट कर रहे हैं कि ये एक न्यू यूजर है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है हमारा सेशन ट्रैकिंग। आई होप आपको क्लियर होगा कि सेशन ट्रैकिंग हमारी होती क्या है। अब सेशन ट्रैकिंग होती क्या है? सेशन ट्रैकिंग इन जावा सर्वलेट इज द मैकेनिज्म टू मेंटेन द स्टेट ऑफ अ यूजर इंटरेक्टिंग विद अ वेब एप्लीकेशंस। ये क्या करता है? जो हमारी यूजर की स्टेट है उसको मेंटेन करता है, ताकि बार बार हमें, अगर एक ही यूजर बार बार हमारी सर्वर पर रिक्वेस्ट भेज रहा है तो हमें बार बार उसे न्यू यूजर की तरह ट्रीट नहीं करना पड़े। तो उसको कौन मेंटेन करता है? सेशन ट्रैकिंग। सिंस HTTP, जो मैंने आपको बताया कि जो हम HTTP मेथड्स का यूज करें वो कैसे होते हैं, वो स्टेटलेस होते हैं, उनकी कोई स्टेट होती ही नहीं है, इसलिए हम पहचान ही नहीं पाते। तो इसलिए हम सेशन ट्रैकिंग का यूज कर रहे हैं। सेशन ट्रैकिंग इज अ वे टू मेंटेन स्टेट ऑफ अ यूजर। सेशन ट्रैकिंग क्या है? एक ऐसा वे जिसकी हेल्प से हम यूजर की स्टेट को क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सेशन मैनेजमेंट। हम इसको, सेशन ट्रैकिंग को सेशन मैनेजमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी स्टेट्स है उनको ही तो मैनेज कर रहे हैं, यानी सेशंस को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? HTTP इज ए स्टेटलेस, दैट मीन ईच रिक्वेस्ट इज कंसिडर एज अ न्यू रिक्वेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि HTTP जो हम रिक्वेस्ट यूज कर रहे हैं वो स्टेटलेस है। तो जब भी हम रिक्वेस्ट, सेम ही यूजर बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो क्या समझ रहे हैं? एज अ न्यू रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो हमारा यूजर है वो न्यू यूजर है, और एक वो न्यू रिक्वेस्ट को जनरेट कर रहा है, जबकि ऐसा है भी नहीं। और ये क्या करता है? टू रिकॉग्नाइज द यूजर। जो हमारा सेशन ट्रैकिंग होता है यूजर को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है कि जो हमारा यूजर है वो अगर पहले भी आया हुआ है तो उसको रिकॉग्नाइज करने में कि ये हमारा पहले भी विजिट कर चुका है यूजर, तो उसकी हेल्प से हम यूजर को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। ये होता है हमारा सेशन ट्रैकिंग। आई होप आपको क्लियर होगा कि सेशन ट्रैकिंग हमारा क्या होता है। अब सेशन ट्रैकिंग की काफी सारी टेक्निक्स होती हैं। अब टेक्निक्स क्या होते हैं? जैसे कुकीज हो गई, हिडन फॉर्म फील्ड, URL रीराइटिंग, HTTP सेशंस, ये हमारे काफी सारी टेक्निक्स होती हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं? यूजर को, यूजर की स्टेट को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। दैट्स ऑल अबाउट सेशन ट्रैकिंग। आई होप आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है कुकीज। कुकीज आपने बहुत ज्यादा, जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते होंगे तो वहां आपको पॉपअप आता होगा कि एक्सेप्ट ऑल कुकीज, रिजेक्ट ऑल कुकीज। तो जो कुकीज, अब बेसिकली कुकीज होते क्या है, तो अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करते हैं, आप मोटिवेशनल वीडियो सर्च करते हैं, आपने सर्च किया। अब आपने तो एक बार ही सर्च किया, लेकिन आप जब दोबारा आपने सर्च किया, आपने वीडियोस वगैरह देखी जो आपको देखनी थी, उसके बाद आपने दोबारा यूट्यूब पे, आपने दोबारा ओपन किया यूट्यूब जैसी, तो आप देखोगे आपके डैशबोर्ड पे काफी सारी मोटिवेशनल वीडियोस पहले ही आ चुकी होंगी। आपने सर्च तो किया था पहले, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे दिख रही है, दोबारा आने पे भी दिख रही है। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन थी, जो आपने सर्च किया फर्स्ट टाइम, उसकी स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लिया गया, और जब आप दोबारा आए तो उस जो स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो छोटी सी इंफॉर्मेशन हम बता रहे हैं, उसके बेस पे आपने उनको, आपको उसमें क्या दिया? सजेशंस दिए। तो ये होता है हमारा कुकीज। जैसे कि हम बार बार देखते हैं कि जो भी चीज़ हम सर्च करते हैं उससे रिलेटेड हमें कंटेंट मिलता रहता है, तो किसकी हेल्प से मिलता है? कुकीज। क्योंकि जब आपने एक बार सर्च किया तो उसके बेस पे कुकीज आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है, और जब आप दोबारा आते हो तो उसके बेस पे आपको क्या देता है? रेस्पॉन्स क्रिएट करके देता है। जैसे आप मिंत्रा पे हो गए, अमेजन पे हो गए, आप जो चीज़ सर्च करोगे, आपने सर्च तो एक बार की, लेकिन वो आपको मल्टीपल जगह आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप जिस तरीके की वीडियोस देखेंगे उसी तरीके से आपको एड्स आएंगे, उसी तरीके से आपको बहुत सारी चीजें, उसी तरीके से आपको वीडियोस दिखेंगी। तो वो सब किसकी हेल्प से? वो सब हो रहा है कुकीज की हेल्प से। अब कुकीज आपको समझ आ गया है कि आप देख लेते हैं डेफिनेशन।
A cookies is a small piece of information stored on the client. कुकीज क्या है कि स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि आपने इतना सारा काम किया, उसकी छोटी सी इंफॉर्मेशन को हम कुकीज बोलते हैं, जो कि हमारी कहाँ होती है, क्लाइंट पे स्टोर होती है, क्लाइंट साइड पे स्टोर होती है. आ कुकीज हैज अ नेम, सिंगल वैल्यू, ऑप्शनल एट्रीब्यूट, कमेंट्स. कुकीज के पास नेम भी होता है, वैल्यूज भी होती हैं, काफी सारे ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स भी होते हैं लाइक कमेंट्स वगैरह, सब चीजें कुकीज अपने पास रखता है. ऐसा नहीं कि ऐसे ही इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है. इन कुकीज टेक्निक वी एड कुकीज विद रेस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वलेट्स. हम क्या करते हैं, अगर कुकीज टेक्निक के अंदर हम कुकीज की ऐड करते हैं रेस्पॉन्स. जब हम सर्वलेट्स पे जाते हैं तो आपको जब रेस्पॉन्स मिलेगा तो उसके साथ आपको कुकीज भी मिलेंगी. टेकिंग एन एग्जाम्पल, हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि हमारा ब्राउजर है, हमारा सर्वर है. अब हम ब्राउजर पे सबसे पहले हमने रिक्वेस्ट भेजी. अब मुझे ब्राउजर से जो भी मुझे सर्वर से डेटा चाहिए होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि मोटिवेशनल डेटा चाहिए, कुछ भी ले लेते हैं एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल मुझे मोटिवेशनल डेटा चाहिए, तो मोटिवेशनल डेटा एज ए रिक्वेस्ट गया, सर्वर के पास पहुंच गया. सर्वर ने समझ लिया कि हाँ ठीक है, इनको क्या चाहिए, मोटिवेशनल डेटा चाहिए, और सर्वर ने मुझे रिस्पॉन्स भेज दिया. ठीक है, रिस्पॉन्स के साथ मेरे पास क्या है, कुकीज. अब जब मैंने रिक्वेस्ट करी और इस डेटा के बेस पे एक कुकीज क्रिएट हो गया, उस कुकीज के अंदर क्या हो गया कि मुझे डेटा किस तरीके का चाहिए, मोटिवेशनल डेटा चाहिए. अब मुझे रेस्पॉन्स के साथ मुझे क्या मिल गया, कुकीज. अब जब मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगी तो वो जो मेरा ये वाला कुकीज है ना, उसके बेस पे मुझे क्या मिलेगा, मुझे वीडियोस मिलेंगे, मुझे डेटा मिलेगा, सजेशंस मिलेंगे, एड्स मिलेंगे. तो इस तरीके से वो हमारा वर्क करता है कुकीज. आई होप आपको क्लियर होगा. अब टाइप ऑफ कुकीज क्या होता है, ये हमारे दो टाइप के होते हैं. पहला होता है नॉन परसिस्टेंट कुकीज, दूसरा होता है परसिस्टेंट कुकीज. नॉन परसिस्टेंट कुकीज क्या है कि आप जिस वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं जब तक वो कुकीज वैलिड है, जैसे आपने उस वेबसाइट को क्लोज किया तो कुकीज फिनिश हो गए, कुकीज डिस्ट्रॉय हो गए, तो वो होती है हमारी नॉन परसिस्टेंट. परसिस्टेंट कुकीज क्या होते हैं, जो आपके मल्टीपल सेशंस होते हैं, यानी आप अगर एक वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, वहां आपका जो कुकीज क्रिएट हुआ वो आपकी दूसरी वेबसाइट पे भी आपको उसी तरीके का डेटा देगा. आप तीसरी पे जाएंगे, वहां पे भी वो आपको सजेशंस देगा. दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंट कुकीज. वही मैंने लिखा हुआ है कि नॉन परसिस्टेंट कुकीज क्या होते हैं, जो हमारे सिंगल सेशन के अंदर वैलिड होते हैं, और परसिस्टेंट कुकीज क्या होता है, जो हमारे मल्टीपल सेशंस के अंदर वैलिड होते हैं. ये होते हैं हमारे दो टाइप के कुकीज. आई होप ये आपको क्लियर होगा कि कुकीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है. यहाँ हमने जो हमारा पहला पार्ट है सर्वलेट्स, वो हमने फिनिश कर दिया है. आई होप आपको क्लियर होगा. JSP यानी जावा सर्वर पेज. अब JSP की फुल फॉर्म क्या है, जावा सर्वर पेज. अब JSP है क्या, JSP is a server side technology that is used for creating web application. JSP क्या है, हमारी सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज है. सर्वर साइड टेक्नोलॉजी से क्या मतलब है कि जो भी डेटाबेस से हमारा रिलेटेड वर्क होगा वो कौन करेगा, हमारा JSP. और ये हमारे किस चीज के लिए यूज होता है, वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए. जो भी हमारी वेब एप्लीकेशन हम डेवलप करना चाहते हैं वो हम JSP की हेल्प से भी कर सकते हैं. और क्या लिखा हुआ, इट इज यूज टू क्रिएट डायनामिक वेब कंटेंट, यानी जो आपने वेब एप्लीकेशन तो आप बना ही लेंगे इससे, लेकिन वेब एप्लीकेशन के अंदर आप जो भी डायनामिक कंटेंट को ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं. अब आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले आता है हमारा CGI. सबसे पहले हमने CGI से ये सब वर्क करते थे, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, वेब एप्लीकेशन को डेवलप करना, डायनामिक कंटेंट को ऐड करना अपनी वेबसाइट के अंदर, तो वो करता था हमारा CGI. फिर उससे एडवांस वर्जन आया हमारा सर्वलेट, जो हमने पढ़ा लेक्चर नंबर 1 में. सर्वलेट भी हमारा सेम वर्क करता था, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी थी, और वो भी हमारा वेब एप्लीकेशन को डेवलप करता था और डायनामिक कंटेंट को ऐड करता था. देन सर्वलेट के बाद हमारा एक और वर्जन आया, सर्वलेट का एडवांस वर्जन, जिसको हम बोलते हैं JSP, जावा सर्वर पेज. जावा सर्वर पेज भी हमारा सेम ही वर्क करता है, बट ये क्या होता है, थोड़ा बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है और बहुत ज्यादा फास्ट होता है. तो इसलिए आज के टाइम में हम किसका यूज करते हैं, जावा सर्वर पेज का यूज करते हैं. नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इट सपोर्ट बोथ स्क्रिप्टिंग एलिमेंट बेस्ड डायनामिक कंटेंट, यानी ये हमारी स्क्रिप्टिंग को भी और डायनामिक कंटेंट को भी सपोर्ट करता है. जैसे कि हमारा डायनामिक HTML DHTML, ये JSP उसको भी सपोर्ट करता है. अब जैसे हमारा JSP आया तो हम क्या कर सकते थे, हमारा जो HTML पेज है, HTML का जो हम कोड लिखते हैं उसके अंदर ही हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख पा रहे थे बाय यूजिंग द JSP. तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज था कि हमारा जो टाइम था और हमारा लाइन ऑफ कोड था वो बहुत ज्यादा कम हो गए थे JSP की हेल्प से. ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा. नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, JSP इज एडवांस वर्जन ऑफ सर्वलेट टेक्नोलॉजी. जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले CGI का एडवांस वर्जन सर्वलेट, और सर्वलेट का भी एडवांस वर्जन हमारा क्या है, JSP, जावा सर्वर पेज. ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, जावा सर्वर पेज में हमारे दो टाइप के टैग्स होते हैं. पहला होता है HTML टैग्स, दूसरा होता है JSP टैग्स.
HTML टैग्स हमारे क्या होते हैं, जैसे p टैग, h1, h2। इसी तरीके से JSP में भी आप क्या यूज करते हैं, टैग्स का यूज करते हैं, ठीक है। JSP टैग्स आर यूजेबल देन पेज रन फर्स्ट। जैसे कि आप JSP का एक टैग आपने लिख लिया तो टैग को आप पूरे कोड में बार बार रीयूज कर सकते हैं। आपको बार बार कोड लिखने की पूरा जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से जो आपका लाइन ऑफ कोड है वो कम हो जाएगा, आपका जो वर्क है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। इसलिए हम JSP का आज के टाइम में यूज करते हैं। आपको पता चला क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो इसमें टेक्स्ट का यूज करते हैं हम, टेक्स्ट का यूज होता है वो रीयूजेबल होता है, यानी एक टैग को आपने डिफाइन कर दिया तो आप उसे बहुत जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। JSP एंड CGI पर्पस इज सेम। मैंने आपको बताया JSP, CGI और सर्वलेट का तीनों का पर्पस सेम था, बट JSP ओवर सेवरल एडवांटेज इन कंपैरिजन विद CGI एंड सर्वलेट। वही मैंने आपको बताया कि CGI का एडवांस वर्जन सर्वलेट, सर्वलेट का एडवांस वर्जन JSP। तो इसमें JSP में काफी सारी एडवांटेजेस थी इन कंपैरिजन टू CGI एंड सर्वलेट, तो इसलिए आज के टाइम में हम JSP का यूज करते हैं। जावा कोड कैन बी इंसर्टेड इन HTML पेज और बुक। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी हमारा जावा का कोड था वो हम HTML कोड के अंदर ही लिख पा रहे थे बाय यूजिंग द JSP। JSP अलाउ एम्बेडेड जावा कोड इन HTML पेज। वही जावा कोड को हम एम्बेडेड कर पा रहे थे अपने HTML कोड के अंदर ही, किसकी हेल्प से, JSP की हेल्प से। तो ये था हमारा JSP। आपको समझ आया JSP क्या है, एक हमारी सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है जो हमारी किस लिए यूज होती है, डायनामिक वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, ये वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए और उनके अंदर डायनामिक कंटेंट को ऐड करने के लिए। और ये जो मैंने आपको बताया ये सब आप JSP के बारे में लिख सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम पढ़ते हैं कि फीचर्स ऑफ इन JSP, कि JSP के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं जो हम आज उसको यूज कर पा रहे हैं। कोडिंग इन JSP इज ईजी। इसमें कोडिंग क्यों ईजी, क्योंकि आपने अगर एक बार कोई कोड लिख लिया तो आप उसको रीयूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट वे है वो हमारा। तो इसलिए आपको कोडिंग का आपको बार बार कोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको कोडिंग क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी और ईजी हो जाएगी। इजी टू यूज अनलर्न, ये हमारे इतने डिफिकल्ट नहीं है, आप बहुत इजीली इसको लर्न कर सकते हैं, बहुत इजीली आप इसको यूज कर सकते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर एडवांस नॉलेज ऑफ जावा। अगर आप JSP सीख रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको बहुत जावा बहुत अच्छी टाइप में आनी चाहिए, यानी एडवांस वर्जन जावा आनी चाहिए, नहीं। अगर आपको बेसिक नॉलेज भी होगी ना जावा की तो आप JSP बहुत इजीली सीख सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है टैग एंड एलिमेंट्स इन JSP। JSP के अंदर बहुत सारे टैग और एलिमेंट्स होते हैं, तो वो हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हमारा JSP कमेंट। JSP कमेंट क्या होते हैं, JSP कमेंट जैसे कि हमारे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स होते हैं, इसी तरीके से JSP के अंदर कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स ऐसी लाइन ऑफ कोड होते हैं जो ब्राउजर रन नहीं करता, जो ब्राउजर इग्नोर कर देता है, दैट इज कॉल्ड कमेंट। तो कमेंट हम अपनी एफिशिएंट के लिए, अपनी सहूलियत के लिए लिखते हैं। क्यों, क्योंकि हम आगे जाके अगर एक साल बाद हम अपना प्रोजेक्ट देख रहे हैं, हमें कुछ अपडेट करना है, तो हम कमेंट में लिख देते हैं कि ये हमने इस जगह ये यूज किया, तो वहां हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसी तरीके से JSP में भी हमारे सेम कमेंट होते हैं। क्या होते हैं, JSP कमेंट इज टू डॉक्यूमेंट द कोड। JSP कमेंट इज यूज टू नोट सेम पार्ट ऑफ JSP पेज टू मेक इट क्लियर एंड इजियर टू मेंटेन। JSP कमेंट्स हमारे सेम कमेंट्स की तरह होते हैं, जो जिसकी वजह से हम अपने पूरे प्रोजेक्ट को मेंटेन कर पाते हैं इजीली और इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। यानी अगर कोई आपका अदर प्रोग्रामर आपका कोड देख रहा है तो वो भी इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा बाय यूजिंग द कमेंट। अब कमेंट का सिंटेक्स होता है, पहले होता है ये हमारा ये वाला जो हमारा एंगल ब्रैकेट है, ओपन करेंगे, फिर इसको क्लोज करेंगे, फिर परसेंटेज का साइन, फिर हाइफन, हाइफन 3 बार हाइफन, फिर यहाँ जो भी आपका कमेंट लिखना है वो आप कमेंट लिखेंगे, फिर हमारे 3 हाइफन। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि कमेंट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट का सिंटेक्स अलग होता है। आप देखोगे तो कुछ में इस तरीके से होता है, कुछ में इस तरीके से होता है। तो हाँ, इसमें क्या होता है, इसमें कमेंट का सिंटेक्स इस तरीके से होता है। अगर आपको JSP के अंदर कमेंट्स लिखने हैं तो आप इस सिंटेक्स का यूज करके कमेंट्स को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन सिंपली क्या होता है, किसी भी वैल्यू को असाइन करने, किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। जैसे इक्वल टू हो गया, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, बेसिक स्क्रिप्टिंग एलिमेंट इन JSP के अंदर बहुत बेसिक स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, कौन, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इज यूज टू इंसर्ट वैल्यू डायरेक्टली टू द आउटपुट। आउटपुट के अंदर अगर हमें कोई भी वैल्यू को इंसर्ट करना है तो हम किसका यूज करेंगे, एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। अब किस तरीके से वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, उसका सिंटेक्स क्या है, एंगल ब्रैकेट परसेंटेज इक्वल टू का। यहाँ तो हाइफन हाइफन था कमेंट्स में, लेकिन यहाँ क्या आएगा, इक्वल टू आएगा। अगर आप इक्वल टू को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा स्क्रिप्टलेट टैग बन जाएगा, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा स्क्रिप्टलेट टैग्स। ये क्या होता है, इंसर्ट एनी प्लेन जावा कोड इनसाइड द स्क्रिप्टलेट। अगर आपको कोई भी प्लेन जावा का कोड स्क्रिप्टलेट के अंदर, यानी किसी भी
हमारा जो टैग है, जैसे हम देख पा रहे हैं, हमने क्या कहा कि हम HTML के अंदर अपने JSP की हेल्प से जावा के कोड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपको इंसर्ट अगर करना है तो आपको सिंटेक्स क्या होगा, ये सिंटेक्स होगा आपको इंसर्ट करने के लिए, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट-लेट टैग। नेक्स्ट होता है डिक्लेरेशन टैग। डिक्लेरेशन टैग तो बिल्कुल सिंपल है, किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना, दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन टैग। We can declare static member, instance variable and method inside declaration tag. Declaration tag के अंदर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिक्लेरेशन, जिसका सिंटेक्स हमारा ये है। इसमें क्या आता है, इसमें हमारा ये आता है। अब आप इसका सिंटेक्स याद रखें। अब डिक्लेरेशन पार्ट आपको क्लियर होगा कि डिक्लेरेशन में सिर्फ हम क्या करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। अब हम एक सिनेरियो के थ्रू समझेंगे कि JSP हमारा किस तरीके से वर्क करता है। अब JSP हमारे क्या, सर्वर साइड, यानी वो डेटाबेस की कनेक्टिविटी हमें कौन देगा, JSP देगा। तो सबसे पहले इसमें क्लाइंट आता है। क्लाइंट यानी हम यूजर जो भी हमारी रिक्वेस्ट करता है कि हम मुझे डेटा चाहिए, तो वो वेब सर्वर के पास किस रिक्वेस्ट की मतलब किस फॉर्मेट में जाता है, वो हमारे JSP रिक्वेस्ट की हेल्प फॉर्मेट में हमारे सर्वर के पास जाता है। सर्वर के अंदर, वेब सर्वर के अंदर हमारा JSP इंजन होता है, जो इन चीजों को प्रोसेस करता है कि जो हमारे डेटा यूजर को चाहिए वो डेटा है क्या। फिर वो डेटाबेस से कनेक्टिविटी करता है, डेटाबेस से जो भी डेटा होता है उसको फेच करता है, फिर उसके बाद हमारे क्लाइंट को रेस्पॉन्स में भेज देता है। क्लाइंट को जब वो रेस्पॉन्स में भेज देता है, वो HTML पेज की तरह हमारे रेस्पॉन्स में भेजता है, ताकि जो है हमारा कंटेंट है वो हमें फुल फॉर्मेट में दिखे। तो इस तरीके से हमारा JSP वर्क करता है। सिंपल रिक्वेस्ट पहुंचती है, हमारा JSP इंजन उसको प्रोसेस करता है, डेटाबेस से कनेक्टिविटी करता है, फिर इसी तरीके से हमें रेस्पॉन्स मिलता है, क्लाइंट को हमारी डेटा मिल जाता है। ये बहुत ज्यादा फास्ट और बहुत एफिशिएंट वे है हमारा JSP की हेल्प से हम ये कर पा रहे हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा EQ 2020-21 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन था क्या, JSP इज एन एक्सटेंशन ऑफ सर्वलेट नॉट रिप्लेसमेंट, जस्टिफाई। आपके बताना था कि जो JSP है वो सर्वलेट का एक्सटेंशन है, ना कि रिप्लेसमेंट। तो आपको इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करना था कि ऐसा ये किस लिए है। व्हाट प्रॉब्लम ऑफ सर्वलेट टेक्नोलॉजी कैन JSP सजेस्ट टू सॉल्व, और कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम थी जो JSP ने ओवरकम की इन कंपैरिजन टू सर्वलेट। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है, JSP इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ सर्वलेट बट एक्सटेंशन ऑफ सर्वलेट एज कोडिंग डिक्रीजेज मोर देन हाफ। अगर हम JSP की बात करें तो JSP के अंदर हमें रीयूजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट मिल गया, जहां से हमारा जो कोडिंग पार्ट था वो बहुत ज्यादा कम हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि JSP हमारा रिप्लेसमेंट नहीं है सर्वलेट का, सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन है, क्योंकि JSP के अंदर अगर हम कोडिंग की बात करें तो वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है, या हम माने कि सर्वलेट की कंपैरिजन में हाफ हो जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है, JSP स्टैटिक कोड एंड डायनामिक कोड आर सेपरेटेड। हमारा कुछ स्टैटिक कोड होता है, कुछ हमारा डायनामिक कोड होता है। तो JSP के अंदर हमारा स्टैटिक कोड अलग हो जाता है और डायनामिक कोड अलग होता है, जबकि सर्वलेट में ऐसा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, JSP नीड्स नो कंपाइलेशन बाय द प्रोग्रामर। अगर कोई भी एरर आ जाता है तो कंपाइलेशन की प्रोग्रामर को जरूरत नहीं पड़ी थी कि प्रोग्रामर बार बार कंपाइल करे, तो वो ऑटोमेटिकली जो भी चीजें होती हैं वो ऑटोमेटिकली सब काम करता है। कौन, JSP। तो ये बहुत ही 3 मेन एडवांटेजेस थी जिससे हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो हमारा JSP है वो सर्वलेट का क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सटेंशन है, ना कि रिप्लेसमेंट। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। पहली प्रॉब्लम थी डिफिकल्ट टू कोड। अगर हम सर्वलेट के अंदर बात करें तो वहां हमें कोडिंग पार्ट बहुत ज्यादा करना पड़ रहा था और कोडिंग में काफी ज्यादा डिफिकल्टी आ रही थी, तो JSP ने उस चीज को ओवरकम किया। इट कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड, हम सर्वलेट को इंटीग्रेट नहीं कर पाते थे, जबकि हम JSP को कर पाते हैं। इट डज नॉट मैनेज कुकीज के बारे में हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा। तो सर्वलेट क्या है, कुकीज को मैनेज नहीं करता था, जबकि JSP कुकीज को मैनेज करता है। डू नॉट ऑल रीडिंग एंड सेंडिंग HTML हेडर्स। जो भी हमारा सर्वलेट है वो HTML हेडर्स को ना ही रीड करता था ना ही सेंड करता था, बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। तो वो सब चीजों को ओवरकम की, 4 प्रॉब्लम से जिनको ओवरकम की किसने, JSP ने। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। इस क्वेश्चन में आपको ये सभी एक्सप्लेन करना था। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। अब इम्प्लिसिट हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, बेसिकली इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट जो हमारा क्रिएट होता है वो हमारा किसकी हेल्प से क्रिएट होता है, JSP एक कंटेनर होता है, उसकी हेल्प से हम इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। अब हम देखेंगे कि बेसिकली इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट होते क्या है। इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट आर अ सेट ऑफ जावा ऑब्जेक्ट। इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेट ऑफ जावा ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी जावा के काफी सारे ऑब्जेक्ट को अगर हम एक साथ कर दें तो हम उसे क्या बोलेंगे कि ये क्या हमारे इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, दैट द JSP कंटेनर मेक अवेलेबल टू डेवलपर ऑन ईच पेज।
जो जेएसपी कंटेनर है, जो हमारा वेब कंटेनर है, वेब कंटेनर की हेल्प से हम इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। और जेएसपी कंटेनर की हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, जो भी हमारा काफी सारे पेजेस होते हैं, तो डेवलपर की हर पेज पे हम जेएसपी ऑब्जेक्ट को अवेलेबल कराते हैं बाय यूजिंग द जेएसपी कंटेनर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट क्या है? इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट हमारा जावा ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन है। अगर हम जावा ऑब्जेक्ट को, काफी सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ कर दे तो हम उसे क्या बोले, ये हमारा इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है। और ये हमारे इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट जो कि हमारे डेवलपर्स होते हैं, जब वो हर पेजेस में उसे अवेलेबल कराते हैं, तो किसकी हेल्प से अवेलेबल कराते हैं? जेएसपी कंटेनर की हेल्प से हम डेवलपर के हर पेज पे इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट को अवेलेबल करा पाते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट हमारा है क्या। बेसिकली द सेट ऑफ जावा ऑब्जेक्ट। द जेएसपी रिक्वेस्ट इज एन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। जो भी हम रिक्वेस्ट, यानी जब आप रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो वो भी हमारा क्या एक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, विच इज प्रोवाइडेड बाय HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट। जब आप रिक्वेस्ट करते हैं ना, लाइक क्लाइंट यूजर से, क्लाइंट सर्वर से कर रहा है, सर्वर डेटाबेस से कर रहा है, तो ये जो रिक्वेस्ट प्रोसीजर चल रहा है, ये भी एक तरीके का क्या है, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, जो किसकी हेल्प से हम कर पा रहे हैं। एक हमारा प्रोटोकॉल है जो कि HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, इसकी हेल्प से हम रिक्वेस्ट को जनरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, जेएसपी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय द वेब कंटेनर। जेएसपी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा जेएसपी ऑब्जेक्ट है, वो कौन क्रिएट करता है? वेब कंटेनर क्रिएट करता है फॉर ईच रिक्वेस्ट फॉर द क्लाइंट। कि क्लाइंट की हर रिक्वेस्ट के लिए, क्लाइंट जितनी भी बार रिक्वेस्ट करेगा, उसके लिए हर एक ऑब्जेक्ट को कौन क्रिएट करता है? वेब इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट को कौन क्रिएट करता है? वेब कंटेनर उसको क्रिएट करता है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हमारे जो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, वो हमारे 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स, कॉन्फ़िगरेशन, एप्लीकेशन, सेशन, पेज कंटेक्स्ट, पेज ऑब्जेक्ट, एक्सेप्शंस एंड आउट। ये हमारे 9 ऑब्जेक्ट है, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, जो हम यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे स्टैंडर्ड एक्शन। अब स्टैंडर्ड एक्शन है क्या इन जेएसपी? अगर हम जेएसपी के अंदर बात करें, तो स्टैंडर्ड एक्शंस आर स्पेशल जेएसपी टैग्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म कॉमन टास्क लाइक फॉरवर्डिंग रिक्वेस्ट, इंक्लूडिंग फाइल्स और इंटरेक्टिंग विद जावा बीन्स। अब जेएसपी हमारा, अगर हम जेएसपी के अंदर बात करें, तो स्टैंडर्ड एक्शंस हमारे कुछ नहीं है, बस एक स्पेशल टैग है। अब टैग आपको पता है, जैसे हम HTML के अंदर जाते हैं तो P टैग, हमारा IMG टैग, H1 H2, ये सब हमारे टैग्स होते हैं। इसी तरीके से हमने पढ़ा था कि जेएसपी के अंदर भी हमारे टैग्स होते हैं। अगर हम जेएसपी के अंदर जो हमारे कुछ स्पेशल टैग्स होते हैं, उन स्पेशल टैग्स जो होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एक्शंस बोलते हैं। ठीक है, किनको? कुछ स्पेशल जेएसपी टैग्स को हम स्टैंडर्ड एक्शंस बोलते हैं, जो कि हमारा बहुत कॉमन टास्क परफॉर्म करते हैं। अब वो टैग्स हम उन्हें स्पेशल टैग्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो हमारे कौन कौन से टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं? फॉरवर्डिंग रिक्वेस्ट को एक जगह से दूसरी जगह फॉरवर्ड करना, इंक्लूडिंग फाइल्स, आपको फाइल को, कोई भी अदर फाइल को इंक्लूड कराना है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो आप किसकी हेल्प से कराएंगे? स्टैंडर्ड एक्शंस की हेल्प से। इंटरेक्टिंग विद जावा बीन्स, जावा बीन्स हम यूनिट 3 में काफी अच्छे से पढ़े थे। जावा बीन्स भी हमारा क्या होता है? एक रियूजेबल कोड ऑफ कंटेंट होता है। तो जावा बीन्स का अगर हमें इंक्लूड कराना है या इंटरेक्ट कराना अपने प्रोग्राम के अंदर, तो किसकी हेल्प से करेंगे? स्टैंडर्ड एक्शंस की हेल्प से हम ये कर पाएंगे। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये है क्या। बेसिकली ये क्या है? स्पेशल जेएसपी टैग्स है। अभी है किस तरीके से इनका सिंटैक्स है, वो हम देख लेंगे। कि अगर हमने क्या पढ़ा कि किसी फाइल को हम इंक्लूड करेंगे, तो उसका सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले एंगल ब्रैकेट, फिर आप लिखेंगे जेएसपी, फिर कॉलन। आपको क्या करना है? कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, फिर आपको यहाँ लिखना है आपको इंक्लूड यानी आपको किसी भी फाइल को इंक्लूड करना है। तो इसमें ये लिखा है टू इंक्लूड अनदर जेएसपी। कुछ एक जेएसपी के अंदर दूसरी जेएसपी को इंक्लूड करने के लिए आप इंक्लूड का यूज करेंगे। अब उसका एग्जाम्पल जेएसपी कॉलन इंक्लूड पेज, जिस भी पेज को आपको इंक्लूड करना है, तो वहां पे लिख देंगे कि कौन से आपको पेज को, कौन से आपको फाइल को ये वाले प्रोग्राम में इंक्लूड करना है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉरवर्ड यानी फॉरवर्ड करना, रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करना, फॉरवर्डिंग द रिक्वेस्ट टू अनदर जेएसपी। एक जेएसपी से दूसरी जेएसपी तक रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करने के लिए आप इस सिंटैक्स का यूज करेंगे। तो सिंटैक्स है क्या? जेएसपी कॉलन फॉरवर्ड पेज। अब जो भी फॉरवर्ड पेज के अंदर यहाँ जो भी जिस भी पेज को आपको फॉरवर्ड करना है, तो आप उस पेज को यहाँ लिख देंगे। ये होता है हमारा फॉरवर्ड पेज। इसी तरीके से सेम यूज बीन का है कि आपको जब भी जावा बीन को रिट्रीव करना हो, तो आप किसका यूज करेंगे? यूज जावा बीन का। और ये आपका सिंटेक्स है, तो इसकी हेल्प से आप क्या कर पाएंगे? अपने कोड के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर जावा बीन्स को इंटरेक्ट कर पाएंगे, यानी जावा बीन का यूज कर पाएंगे।
आई होप आपको क्लियर होगा कि स्टैंडर्ड एक्शंस हमारे होते क्या हैं। बेसिकली स्पेशल जेएसपी टैग्स होते हैं जो हमारे कुछ स्पेशल टास्क परफॉर्म करते हैं, कॉमन टास्क परफॉर्म करते हैं, जो कि हमने अभी देख लिए हैं। ये 3 टास्क ही परफॉर्म करते हैं। ठीक है, 3 टास्क देख लिए। अभी और टास्क भी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हमारा होता है सेट प्रॉपर्टी। सेट प्रॉपर्टी क्या है? सेट प्रॉपर्टी ऑफ अ जावा बीन। कि जावा बीन्स के अंदर आपने पढ़ा कि जावा बीन्स के अंदर काफी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। आपको कोई भी स्पेसिफिक जावा बीन की प्रॉपर्टी का यूज करना है तो आप उस टाइम किसका यूज करेंगे? सेट प्रॉपर्टी। सेट प्रॉपर्टी ऑफ अ जावा बीन की जावा बीन की प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए आप ये वाली सिंटैक्स का यूज करेंगे। अगर आपको गेट प्रॉपर्टी यानी रिट्रीव करना है कोई भी प्रॉपर्टी यानी कोई भी जावा बीन से कोई भी रिलेटेड, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, अगर आपने जावा बीन अच्छे से पढ़ा होगा ना तो आपने गेटर और सेटर मेथड पढ़े होंगे। गेटर और सेटर मेथड सेंड और रिट्रीव करने के लिए, तो वही वहां पे भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जावा बीन की। तो वही ये प्रॉपर्टीज है, सेट प्रॉपर्टी और गेट प्रॉपर्टी। गेट प्रॉपर्टी हमारे क्या करते हैं कि रिट्रीव करने के लिए, आपको कोई भी डेटा रिट्रीव करना जावा बीन के अंदर, तो आप किसका यूज करेंगे? गेट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। और उसका सिंटेक्स हमारा ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ हमारा पैरम। पैरम यानी पैरामीटर। अगर आपको पैरामीटर पास कराने हो तो उस टाइम आप इसका यूज करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है? पास इज पैरामीटर टू एन इंक्लूडेड पेज और अ फॉरवर्डेड रिसोर्सेज। आपने किसी रिसोर्सेज को एक पेज से दूसरे पेज पे फॉरवर्ड किया या आपने किसी भी फाइल को अपने उसके अंदर इंक्लूड किया है, तो आपको उसके अंदर कुछ भी पैरामीटर पास कराने हैं तो आप इस सिंटेक्स की हेल्प से करा पाएंगे। किसके हेल्प से? स्टैंडर्ड एक्शन की हेल्प से आप ये सब चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमारे 6 ऑपरेशन है। इनको ही हम बोलते हैं कि ये हमारे जेएसपी की स्पेशल टैग्स हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये ही हमारे टैग्स हैं, स्पेशल टैग्स, जिनको हम बोलते हैं कि स्टैंडर्ड एक्शंस हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि स्टैंडर्ड एक्शंस हमारे क्या होते हैं। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक विच इज डायरेक्टिव्स। अब डायरेक्टिव्स क्या होते हैं? जेएसपी डायरेक्टिव्स आर इंस्ट्रक्शन टू द जेएसपी कंटेनर। जेएसपी डायरेक्टिव्स क्या होते हैं? जेएसपी कंटेनर को इंस्ट्रक्शन जो देता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव्स दैट अफेक्ट द एंटायर जेएसपी पेज लाइक हाउ इट इज ट्रांसलेटेड इनटू अ सर्वलेट। यानी हमारा जो भी काम होता है कि जेएसपी कंटेनर को जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो किसको कौन देता है? डायरेक्टिव्स। और इन इंस्ट्रक्शन की हेल्प से जो भी हमारा जेएसपी पेज है वो पूरा का पूरा चेंज हो सकता है, क्योंकि जो जैसे आप इंस्ट्रक्शन देंगे उसी तरीके से वो वर्क करेगा। जैसे कि इसने बताया कि कोई भी ट्रांसलेट करना है आपको, सर्वलेट पे कोई भी डेटा सेंड करना है, डेटा को फेच करना है, तो सब किसकी हेल्प से कर पाएंगे? जेएसपी कंटेनर की हेल्प से बेशक आप कर पाएंगे, लेकिन आपको क्या चाहिए? एक डायरेक्टिव्स चाहिए। तो डायरेक्टिव्स हमारा क्या होता है? इंस्ट्रक्शन देता है। आर इंस्ट्रक्शन टू द जेएसपी कंटेनर, कि जो जेएसपी कंटेनर को इंस्ट्रक्शन देता है उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव्स। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। दीज डायरेक्टिव्स आर नॉट यूज डायरेक्टली इन सर्वलेट। आप इन डायरेक्टिव्स का सर्वलेट के अंदर डायरेक्टली यूज नहीं करते, आप इनडायरेक्ट वे में इनका यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वलेट डो नॉट गो थ्रू अ ट्रांसलेशन प्रोसेस। क्योंकि अगर आप सर्वलेट की बात करें तो सर्वलेट हमारा ट्रांसलेशन प्रोसेस के अंदर वर्किंग नहीं करता। उसे ये मतलब ही नहीं है कि ट्रांसलेशन किस तरीके से हो रहा है, बैकवर्ड में कितना वर्क हो रहा है, नहीं। उसे सिर्फ और सिर्फ कुछ कुछ चीजों से मतलब है, तो इसलिए हम इसे डायरेक्ट वे में यूज नहीं करते। क्योंकि सिर्फ सर्वलेट के अंदर ये पता है कि जेएसपी कंटेनर की हेल्प से हमें क्या क्या वर्क कराना है। अब उसे ये इसी चीज से कोई मतलब नहीं है कि जेएसपी कंटेनर को कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, तो इस चीज से उसे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए यहाँ बोला गया है कि हम इसको क्या करते हैं, जेएसपी कंटेनर का जो हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं डायरेक्टिव की हेल्प से, वो हम इनडायरेक्ट वे में देते हैं, डायरेक्टली हम नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब ये हमारे 3 टाइप्स के डायरेक्टिव्स होते हैं। पहला होता है हमारा पेज डायरेक्टिव्स, फिर हमारा इंक्लूड डायरेक्टिव्स, फिर टिक डायरेक्टिव्स। सिंपल 3 टाइप्स के होते हैं। इनका सिंटेक्स है, ये क्या है? हमारा एंगुलर ब्रैकेट %@ पेज एट्रीब्यूट इक्वल टू पेज एट्रीब्यूट, यानी जिस भी आपको पेज के डायरेक्टिव्स के अंदर जिसमें भी वर्क करना है आपको यहाँ उसका पाथ देना है। उसके बाद फाइल को इंक्लूड करना है तो फाइल को यहाँ यूआरएल देना, किसी भी यूआरआई को इंक्लूड करना है, ट्रिलिब डायरेक्टिव्स के अंदर यूआरआई को इंक्लूड करना है तो आप यहाँ कर सकते हैं। तो ये हमारे आपको क्या लिखना है कि 3 टाइप के ये होते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि डायरेक्टिव्स हमारे होते क्या हैं। नेक्स्ट होता है हमारे कस्टम टैग लाइब्रेरीज। कस्टम टैग लाइब्रेरीज क्या होते हैं? कस्टम टैग लाइब्रेरीज आर प्राइमरी अ फीचर ऑफ जेएसपी एंड आर नॉट डायरेक्टली यूज इन सर्वलेट। कस्टम टैग लाइब्रेरीज भी कुछ इस तरह की हैं, जैसे कि हमने अभी डायरेक्टिव्स देखे, ये भी उसी तरीके से, ये भी हमारा सर्वलेट के अंदर डायरेक्टली यूज नहीं करते, इन्हें भी हम इनडायरेक्टली यूज करते हैं। अभी होते क्या है वो हम देखेंगे। वी आर गोइंग टू क्रिएट अ कस्टम टैग दैट प्रिंट द करंट डेट और टाइम। कस्टम टैग लाइब्रेरीज किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको क्रिएट करने होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको करंट डेट और टाइम प्रिंट कराना है, तो आप क्या करेंगे? एक
कस्टम टैग यानी एक न्यू कस्टम टैग को क्रिएट करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, करंट डेट और टाइम को प्रिंट करेगा। ठीक है, इस तरीके से यानी किसी भी स्पेसिफिक वर्क के लिए आप कस्टम टैग लाइब्रेरीज का यूज करते हैं। और क्या लिखा हुआ है, कस्टम टैग लाइब्रेरीज आर कलेक्शन ऑफ यूजर डिफाइंड टैग्स एनकैप्सुलेटिंग रियूजेबल फंक्शनैलिटी। कस्टम टैग लाइब्रेरीज क्या है, कलेक्शन ऑफ यूजर डिफाइंड टैग्स, जो यूजर ने खुद से अपनी यानी उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है यूजर को, तो उसने अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ टैग क्रिएट किया। उन टैग्स को यूजर डिफाइंड टैग्स जो हैं उनके ही कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, कस्टम टैग लाइब्रेरीज। कस्टम टैग लाइब्रेरीज के अंदर यूजर के जो भी सारे यूजर डिफाइंड टैग्स हैं उन सबको एनकैप्सुलेट किया हुआ है एक जगह। जब भी आपको जरूरत पड़े आप वहां जाएं और उसको रीयूज कर सकें। ये होता है हमारे कस्टम टैग लाइब्रेरीज। सिंपल है, कस्टम टैग लाइब्रेरीज हमारे क्या है, किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दी कि करंट डेट और टाइम के लिए। और ये क्या करता है, अपने अंदर यूजर डिफाइंड टेक्स्ट को एक जगह एनकैप्सुलेट करता है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम देखेंगे हाउ टैग लाइब्रेरीज वर्क। अब इसके अंदर जो टैग्स होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है टैग हैंडलर क्लासेस। टैग हैंडलर क्लासेस क्या होता है, जावा क्लासेस दैट डिफाइन द बिहेवियर ऑफ कस्टम टैग। आपने कस्टम टैग को क्रिएट करना है तो क्रिएट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स भी तो होंगे। तो सबसे पहले क्या है कि आपको अगर जावा उस कस्टम टैग का बिहेवियर डिफाइन करना है तो आप किसका यूज करेंगे, टैग हैंडलर क्लासेस का यूज करेंगे कस्टम टैग का बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्शन। टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्शन किस चीज के लिए यूज होता है, एक्सएमएल फाइल्स दैट मैप कस्टम टैग टू देयर हैंडलर क्लासेस। एक कस्टम टैग को एक दूसरी क्लासेस से आपको क्या करना है, मैप करना है। तो आप किसका यूज करेंगे, टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्शन का यूज करेंगे। यूजेज इन जेएसपी क्या होता है, कस्टम टैग आर यूज इन जेएसपी विद डायरेक्टिव्स। की कस्टम टैग के अंदर हम डायरेक्टिव्स का भी यूज करते हैं। जैसे कि ये आ रहा टैगलिप, जो हमने अभी 3 टाइप के पढ़े थे ना, तो उनमें से हमारा 3rd टाइप टैगलिप था। तो हम जेएसपी के अंदर हम डायरेक्टिव्स के टैग्स का भी यूज करते हैं। तो ये हमारे इस तरीके से इसकी वर्किंग होते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट क्या है, कस्टम टैग्स इन जेएसपी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला क्या है, डिक्लेरेटिव लाइक एचटीएमएल। जो इसका डिक्लेरेशन पार्ट होता है वो सिमिलर होता है बहुत ज्यादा एचटीएमएल। जैसे एचटीएमएल का सिंपल सिंटेक्स होता है इसी तरीके से हमारा इसका भी बहुत ज्यादा सिंपल सिंटेक्स होता है। हाई एंड एनकैप्सुलेट इन टेक्स्ट, ये क्या करते हैं, अपने सारे टेक्स्ट को एक साथ एनकैप्सुलेट कर देते हैं। जैसे हमारे कैप्सूल होता है ना, इसी तरीके से एक साथ एनकैप्सुलेट कर देती है। राइटिंग प्लेन जावा कोड, ये जो किस कोड में लाइक किस लैंग्वेज में लिखी जाती है, हमारी जावा में लिखी जाती है, सिंपल जावा में लिखी जाती है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये यूनिट यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप ये यूनिट आपको समझ आ गई होगी। इस वीडियो में हमने क्या देखा, 3 ईयर PYQs क्वेश्चन भी सॉल्व किए और AKTO लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी हमारा अपडेटेड सिलेबस था वहाँ के हमने सारे टॉपिक्स को भी कवर किया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, आप वहां से जाके हमारे नोट्स को बाय कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।